हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग सब टेस्ट सीरीज 1 में जो 75 तक क्वेश्चंस करके हम लोगों ने छोड़ा था, उससे आगे हम लोग सब पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए टेस्ट सीरीज का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका आगे के क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे। यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने 75 तक क्वेश्चंस करके छोड़ा था और आज हम लोग सब 76 नंबर से क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं 76 नंबर के क्वेश्चंस क्या है। आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, बातें हो रही, ठीक है, कि यहाँ पर अपघटन जो कि अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। नहीं कि अपघटन अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख सकते हैं ऑप्शन है कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल गर्म होने पर जल खो देते हैं तथा क्रिस्टल का रंग बदल जाता है, और जो इस अभिक्रिया का एक उदाहरण है। उसके बाद 2 में लिखा गया कि ये अभिक्रियाएं दहन अभिक्रियाओं के विपरीत होती है, ठीक है। तो यहाँ आपको इनमें से कौन सा गलत है, ये बातें आपको बताना है। तो दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर बातें हो रही कि अपघटन अभिक्रिया के संबंध में। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि फेरस सल्फेट के जो एक में लिखा गया है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल गर्म होने पर जल खो देते हैं तथा क्रिस्टल का रंग बदल जाता है, जो इस अभिक्रिया का एक उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि ये अभिक्रियाएं दहन अभिक्रिया के विपरीत होती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप बी दिख रहे हैं, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ये अभिक्रिया दहन अभिक्रिया के विपरीत होते हैं। दोस्तों ऐसी बात नहीं, ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और इसका जो पहला लिखा गया है, ठीक है, ये फेरस सल्फेट के क्रिस्टल गर्म होने पर जल खो देते हैं तथा क्रिस्टल का रंग बदल जाता है, इस अभिक्रिया का एक उदाहरण। तो ये बात अब बिल्कुल सही लिखा गया, ठीक है। और जबकि यहाँ पर जो है दो जो है यहाँ पर गलत बातें बताई जा रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि कथन 1 में जो बातें बोली जा रही है कि फेरस सल्फेट जो होता है FeSO4 और 7H2O को गर्म किया जाता है, तो यह पानी के अणु को खो देता है और फिर जो विघटन की प्रक्रिया के फेरिक ऑक्साइड जो कि Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और सल्फर डाइऑक्साइड SO3 उत्पन्न करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसका जो रंग होता है हरे रंग से भूरा में बदल जाता है और यह एक समान तापीय अपघटन अभिक्रिया। ये बातें बिल्कुल सही कही गई थी। दूसरा में देख सकते हैं जो क्वेश्चन बताया जा रहा है कि ये अभिक्रिया दहन अभिक्रिया के विपरीत होती है। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि अपघटन अभिक्रियाएं जो कि संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होती है। और देख सकते हैं कि अपघटन में एक पदार्थ टूटकर या 2 से अधिक पदार्थों में बदल जाता है, और दहन अभिक्रियाएं में तेजी से ऑक्सीकरण होता है और जिससे ऑक्साइड और ऊष्मा का उत्पादन होता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संयोजित ऊतक में तरल जो कि मैट्रिक्स होता है और यह पूरे शरीर में गैसों, पोषक तत्वों और अपशिष्ट उत्पादों के परिवहन का कार्य करता है, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन है कि उपास्थि है, रक्त है, लिगामेंट है या फिर एरियोलर ऊतक है। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किस संयोजित ऊतक में, ठीक है, यानी किस संयोजित ऊतक में तरल मैट्रिक्स होता है, ठीक है, और यह पूरे शरीर में गैसों, पोषक तत्वों और आवश्यक उत्पादों को परिवहन करने का कार्य करता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम रक्त की बात करें हम, तो रक्त जो है एक संयोजित ऊतक है और यह क्या करता है कि जो तरल जो कि मैट्रिक्स होता है पूरे शरीर में गैस, पोषक तत्वों और अवशिष्ट उत्पादों को क्या करता है, परिवहन करने का काम करता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए, और अगर उपास्थि के बारे में अगर बात करें हम, जो ऑप्शन ए में देख रहे हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि एक विशेष प्रकार का संयोजक ऊतक होता है जो कि लचीला और जो दृढ़ होता है और शरीर के जोड़ों और अन्य स्थानों में संरचनात्मक समर्थन, पुष्टि और सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों अगर सी ऑप्शन लिगामेंट की बात करें हम, तो एक मजबूत, लचीला और रेशेदार संयोजक ऊतक होता है जो हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ता है और विशेष रूप से जोड़े होते, ठीक है। अगर दोस्तों एरियोलर ऊतक की बात करें हम, तो यह संयोजक ऊतक एक प्रकार का संयोजक ऊतक है जो कि संपूर्ण मानव शरीर में मौजूद होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने चारों ऑप्शन को बताने का आपको प्रयास किया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
दोस्तों यहाँ पर देख सकते नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं में से एक ही तल यानी कि समतल में जुड़ा होता है, जिससे कि षष्ठभुजाकार संरचना बनाती है। 2 में लिखा गया है कि इसकी प्रकृति चिकनी और फिसलन वाली होती है और यह विद्युत की कुचालक भी होती है। ठीक है, और देख सकते हैं कि किस तत्व में उपरोक्त विशेषता पाई जाती है, ये बातें ऐसी बताई जा रही हैं। तो ऑप्शन है कि हीरा में पाया जाता है, या फिर बकमिस्टर फुलरी में पाया जाता है, या फिर लॉस डेलामाइट में पाया जाता है, या ग्रेफाइट में पाया जाता है। तो इसमें इन 2 गुण पाए जाती हैं, वो बातें आपसे पूछी जा रही हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है, कि एक जो गुण ऊपर जो बातें बताई जा रही है कि प्रत्येक कार्बन में 3 जो कि अन्य कार्बन परमाणुओं में एक ही तल और समतल से जुड़ा होता है, जिससे कि षष्ठभुजाकार संरचना होती है। और दोस्तों देख सकते हैं कि इसकी प्रकृति चिकनी और फिसलन वाली होती है और यह विद्युत का सुचालक होता है। दोस्तों ये तमाम जो बातें कही जाती है ग्रेफाइट के बारे में बताई जा रही है। ठीक है, तो आप जो है ग्रेफाइट के बारे में यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह का वायुमंडल निम्नलिखित में से किसके घने सफ़ेद और पीले बादलों से निर्मित होती है। ठीक है, देख सकते हैं कि अमोनिया के, मीथेन के, सल्फ्यूरिक अम्ल की, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल के बारे में, जो कि किसके घने सफ़ेद और पीले बादल से निर्मित होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये किसकी होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल की होती है। दोस्तों देख सकते हैं इसके बारे में थोड़ा और जानने का प्रयास करेंगे कि सूर्य से जो कि दूसरे स्थान पर स्थित हमारा शुक्र ग्रह है जानते हैं, और जो कि साधारण रूप से देख सकते हैं कि संघन वायुमंडल से ढका हुआ है, जो कि सौर मंडल के सभी जो कि स्थलीय ग्रहों में सबसे संघन है। और नासा के अनुसार इसका वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है और सल्फ्यूरिक अम्लों के बादल से घिरा होता है। ठीक है, तो तमाम बातें जो शुक्र ग्रह के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, इससे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा मिश्रण जो गहरे समुद्र में गोताखोरों के द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि हीलियम ऑक्सीजन का मिश्रण, या फिर हीलियम नाइट्रोजन का मिश्रण, या फिर ऑक्सीजन एसिटिलीन का मिश्रण, या फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का मिश्रण। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही। ठीक है, ऑप्शन ए की जो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण का जो प्रयोग है, जो गहरे समुद्र गोताखोरों जो कि उच्च दबाव के कारण से नाइट्रोजन यानी कि नार्कोसिस से बचने के लिए हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण, जिसे हेलियोक्स कहा जाता है, ठीक है, का उपयोग करते हैं। और यह मिश्रण जो गहरे गोताखोरों के दौरान उसकी सुरक्षा और सुनिश्चित करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव पाचन तंत्र में स्टार्च के पाचन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ठीक है, ऑप्शन के पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है और एमाइलेज है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, किसकी, तो एमाइलेज की बातें हो रही। ठीक है, जो कि एक प्रकार के एंजाइम जो कि मानव पाचन तंत्र में स्टार्च के पाचन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब साबुन चिकनाई को साफ करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो स्कंदन होती है, फिर अवशोषण होती है, या फिर पायसीकरण होती है, या फिर झाग होती है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों जब साबुन चिकनाई को साफ करता है तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि पायसीकरण जो कि एक प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में बताया जा रहा है और देखने के प्रयास करें। पायसीकरण एक प्रक्रिया है जो कि दो अविलेय तरल पदार्थ जैसे कि तेल और पानी को एक स्थिर मिश्रण से मिलाया जाता है, और साबुन की अणु जिसमें एक हिस्सा पानी को आकर्षित करता है और दूसरा हिस्सा जो कि पानी से दूर रखता है। ठीक है, और ग्रीस को तोड़ने में मदद करता है, और पानी से दूर रहने वाला हिस्सा ग्रीस से जुड़ता है, जबकि पानी को आकर्षित करने वाला जो हिस्सा होता है पानी में रहता है, जिससे छोटे छोटे समूह यानी कि माइसेल्स बनते हैं जो कि ग्रीस को फंसा कर निलंबित कर देते हैं, जिससे इसे आसानी से धोया जा सकता है। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर 83 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। एक प्रकार से हमारा संयोजित उत्तर दे रखा है और दूसरी और हमारा इसके कार्य बताया जा रहा है। ठीक है,
तो आप इसे सावधानीपूर्वक से एक जो है आप रफली इसे आप मैच करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ से रक्त दिख रहा है और उसके बाद लिगामेंट है, टेंडन है और एलियोरस उत्तक है, ठीक है। और इस प्रकार से कार्य की बात करें हम, लिखा गया है कि मांसपेशियों को जोड़ने से हड्डियों से जोड़ता है, या अंगों के बीच की जगह को भरता है, या गैसों और पोषक तत्वों का परिवहन करता है, या हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो आपको मैच करना है, एक रफली आप इसे मैच करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर रक्त की बात करें तो रक्त क्या करता है, तो रक्त आप देख सकते हैं कि एक कर्ण इसका काम जो होता है गैसों और पोषक तत्वों का परिवहन करता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। दोस्तों लिगामेंट की बात करें हम तो देख सकते हैं कि लिगामेंट का जो कार्य होता है हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का एक कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद अगर टेंडम की बात करें तो देख सकते हैं कि टेंडम का जो कार्य होता है मांसपेशियों को हड्डियों से ये जोड़ने का कार्य करता है। उसी प्रकार से एरियोलर उत्तक की बात करें हम तो देख सकते हैं ये अंगों के जो बीच के जगह को भरने का काम करता है, ठीक है। तो ये तमाम जो बातें को आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएच मान निम्नलिखित का संख्यात्मक माप दर्शाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है कि फोटोग्राफिक नेगेटिव विकसित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायनों की गुणवत्ता के लिए, या फिर किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय प्रकृति के विश्लेषण के लिए, या किसी विलयन में घुले लवणों की सांद्रता को मापना, या फिर दूध की शुद्धता की जाँच के लिए विश्लेषण। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें तमाम जो लिखी गई है, पीएच मान निम्नलिखित का संख्यात्मक माप को दर्शाता है किसी घोल के जो अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के विश्लेषण के। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा और देख सकते हैं कि पीएच मान के जो बारे में बताया जा रहा है कि पीएच मान यह मापता है कि कोई पदार्थ कितना अम्लीय या कितना क्षारीय है, ठीक है। और जबकि देख सकते हैं कि 0 से लेकर 14 तक के पैमानों पर होता है, ठीक है। और पीएच मान अगर 7 से कम होने पर पदार्थ क्या होता है, अम्लीय होती है, जबकि 7 से अधिक होने पर यह क्षारीय होती है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जो कि मानव पोषण में प्रमुख पोषक तत्व यानी कि माइक्रोन्यूट्रिक नहीं माना जाता है, ठीक है। देख सकते हैं कि आयरन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है और फास्फोरस है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बातें बोली जा रही है, ठीक है, ये आयरन के बारे में बोली जा रही है, ठीक है। देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि जो कि आयरन जो होता है जो कि मानव जो कि पोषण में प्रमुख पोषक तत्व नहीं माना जाता, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसी प्रकार से आप पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस की जो आप देख सकते हैं कि जो कि मानव के जो कि पोषण में प्रमुख जो कि तत्व के रूप में इन्हें माना जाता है, ठीक है। तो इसे ध्यान में आप रखने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखने का प्रयास करते हैं, आइए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अम्लों के किस मिश्रण का उपयोग एक्वारेजिया बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके बाद बी है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सी है सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर साइट्रिक एसिड और बेंजोइक एसिड। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि किस अम्लों में, ठीक है, यानी अम्लों के किस मिश्रण का उपयोग करके एक्वारेजिया बनाने के लिए किया जाता है। तो आप इसका देख सकते हैं कि नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग करके जो कि इसका एक्वारेजिया बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कंकाल की जो मांसपेशियां के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है, ठीक है। यानी कंकाल की जो मांसपेशियां के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है। तो देख सकते हो ऑप्शन है कि ये हड्डियों से जुड़ी होती है, या यह अनैच्छिक प्रकृति की होती है, या दिखने में धारीदार होती है, या इनमें एकाधिक केंद्रक होते हैं। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें बोली जा रही है कि मानव जो कंकाल की जो मांसपेशियों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह अनैच्छिक प्रकृति की होती है। ये बातें कही जाती हैं जो कि सही नहीं है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बल्कि देख सकते हैं कि ये हड्डियाँ से हड्डी जुड़ी होती है, और यह देखने में धारीदार होती है, और इनमें एकाधिक केंद्रक होते हैं, ठीक है। ये तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अगर इसके बारे में थोड़ा और अगर देखने का हम लोग प्रयास करेंगे तो इसके बारे में और बातें की जा सकती है कि कंकाल की जो मांसपेशियां ऐच्छिक होती है, जिसका अर्थ है कि उसकी गति और हमारे संचित नियंत्रण में होती है, ठीक है। तो क्या होती है, ऐच्छिक होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
दोस्तों जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आमतौर पर फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है या फिर एसिटिक अम्ल है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिक अम्ल का जो है फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बातें हो रही निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल का, पोटेशियम क्लोराइड का या फिर सोडियम बेंजोइट का या फिर सोडियम क्लोराइड का। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में आप देख सकते हैं कि सोडियम जो कि बेंजोइक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। सोडियम बेंजोइक यानी कि बेंजोइक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से एक बना हुआ गंधहीन क्रिस्टलीय पाउडर है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से देख सकते हैं खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में सेल्फ जो कि लाइफ बढ़ाने के लिए संरक्षक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और यह आसानी से घुल जाता है और इसके कई अन्य उपयोग भी होते हैं, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से रसायन का उपयोग वॉशिंग पाउडर और डिटर्जेंट के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। देख सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट और साइट्रिक एसिड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और सी ऑप्शन में कि सोडियम सिलिकेट और सोडियम सल्फेट, और डी में है कि अमोनिया नाइट्रेट और यूरिया। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है, ठीक है। देख सकते हैं कि सोडियम सिलिकेट और सोडियम सल्फेट के बारे में, ठीक है, जो इसका उपयोग करके वॉशिंग पाउडर और डिटर्जेंट का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो तमाम जो बातें को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और इसको हम लोग सब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया खाद्य पदार्थों में जो कि बासीपन उत्पन्न करती है, ठीक है। देख सकते हैं तो ऑप्शन है कि शर्करा के क्रिस्टलीकरण से उसमें खुरदरापन आ जाता है, ठीक है। सूक्ष्म जीव किण्वन से खाद्य पदार्थों में अम्लता बढ़ जाती है, या फिर वसा अम्लों के ऑक्सीकरण से खराब स्वाद और गंध आती है, या प्रोटीन के एंजाइमेटिक विखंडन से खट्टा स्वाद उत्पन्न होता है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बातें हो रही है कि कौन सी प्रक्रिया, ठीक है। देख सकते हैं कि कौन सी प्रक्रिया की बातें हो रही है। तो आप देख सकते हैं वसा जो कि अम्लों के ऑक्सीकरण से खराब स्वाद और गंधहीन आती है, जो कि खाद्य पदार्थों में बासीपन उत्पन्न करती है, ठीक है। तो आप इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, यहाँ पर बातें कही जा रही, ठीक है, कि सूची 1 और सूची 2 के आपको एक मैच करना है। तो दोस्तों आप इसे आप रफली आप अपने एक किसी नोट पैड में आप इसे रफली मैच करने के प्रयास करेंगे। एक तरफ से सामान्य नाम बताया जा रहा है और एक तरफ से उसके रासायनिक नाम बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान में इसे रखेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि एक तरफ से सामान्य नाम में ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग पाउडर है और प्लास्टर ऑफ पेरिस है। उसी प्रकार से अगर रासायनिक नाम के देखें इसके हम, तो आप देख सकते हैं जो कि नाम है कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, या फिर कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रोक्साइड है। तो आप इसका आंसर आप रफली मैच करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करें हम, तो देख सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर कहने का मतलब होता है जो कि कैल्शियम जो कि ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो इसकी जो रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर बेकिंग सोडा की बात करें हम, तो इसको देख सकते हैं क्या सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है, क्या तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर वॉशिंग सोडा की बात करें हम, तो देख सकते हैं क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, और देख सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, और क्या है ब्लीचिंग पाउडर के लिए कैल्शियम जो ऑक्सीक्लोराइड है। उसी प्रकार से अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात की जाए तो देख सकते हैं कि कैल्शियम जो कि सल्फेट हेमी हाइड्रेट है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखने के प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ से काफ़ी एग्जाम्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि पत्तियों के जो कि एपिडर्मिस में मौजूद रंध्रों का प्राथमिक कार्य क्या होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन है कि जल और खनिजों का परिवहन के लिए, या भोजन का भंडारण के लिए, या गैसों का आदान प्रदान और वास्तु सृजन के लिए, या फिर रोग जनकों में सुरक्षा के लिए। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही कि पत्तियों की जो एपिडर्मिस में मौजूद जो रंध्रों का जो प्राथमिक कार्य होता है, देश गैसों का आदान प्रदान और वाष्पो उत्सर्जन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दोस्तों और देख सकते हैं कि अगर मेटा की बात करें, जो पत्तियों के जो एपिडर्मिस में मौजूद छोटे रिंध होते हैं वे मुख्य रूप से गैसीय जो कि बिंदु जैसे गैसीय ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाष्पोत्सर्जन यानी कि पत्ती की सतह से जल वाष्प पर रिसाव करना शामिल होता है। ठीक है, जो पौधों को ठंडे करने और जल परिवहन के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो तमाम बातें जो हैं वो आप ध्यान में रखने के प्रयास करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारीय जो कि मृदा के लिए सुधार एजेंट के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम ऑक्साइड का, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं बातें हो रही, ठीक है, कि क्षारीय मृदा के सुधार एजेंट के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कैल्शियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार देख सकते हैं कि मृदा में सोडियम जो कि आयन को अधिक होते हैं, जो कि मृदा को कठोर और खराब जो कि जल वाहिनी बनाते हैं, और जिसमें जिप्सम कैल्शियम आयन प्रदान करता है जो मृदा के कणों पर सोडियम आयनों की जगह लेते हैं और मिट्टी की संरचना और जल निकासी में सुधार होता है। ठीक है, तो ये तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं कि कोशिकीय सिद्धांत में रुडोल्फ बिर्चो का क्या योगदान था। ठीक है, तो देख सकते हैं ऑप्शन है कोशिका शब्द को गढ़ा था, या मुक्त जीवित कोशिकांगों की खोज की थी, या फिर देख सकते हैं कि यह प्रस्तावित किया कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं, या फिर कोशिका अंगकों की खोज की थी। आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कोशिका सिद्धांत में रुडोल्फ बिर्चो की अगर बात करें हम, तो आप देख सकते हैं इसका मानना था कि यह प्रस्तावित किया कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस बात को इन्होंने बताया था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब धात्विक सोडियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है तो किस प्रकार अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है, या ऊष्मशोषी अभिक्रिया होती है, या प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, या फिर क्षारीय अभिक्रिया होती है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब धात्विक सोडियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम बनाता है तो आप देख सकते हैं कि ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे कौन सा आहार नाल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, यानी आहार नाल का हिस्सा नहीं है, तो आप इसका बताने के प्रयास करेंगे। ऑप्शन है मुख है, और अमाशय है, हृदय है, और छोटी आंत है। तो आप इसे बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आहार नाल का हिस्सा नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि हृदय जो है हमारा आहार नाल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो आहार नाल में मुंह, ग्रासनी नली और पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुर्दा ऐसा सारे शामिल होते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पीएच स्केल की खोज किसने की। ठीक है, देख सकते हैं कि पीएच स्केल की खोज को किसने की। देख सकते हैं कि एवोगाड्रो, या जेसी बोस, या सोरेन पीटर, लॉरिटस सोरेनसन, या फिर स्टीफन हॉकिंग। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पीएच स्केल की खोज की बात करें सोरेन पीटर और लॉरिटस टज जो कि सोरेनसन ने इसकी खोज की थी, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि अगर पीएच स्केल जो किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और इसकी खोज 1990 में डेनमार्क के रसायन जो विज्ञानी हैं सोरेन पीटर और लॉरिटस जो कि सोरेनसन ने कोपेनहेगन स्थित कोलबर्ग प्रयोगशाला में काम करते हुए इसे खोज की थी। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों 99 क्वेश्चन देख सकते हैं कि मानव पाचन तंत्र में बड़ी आंत के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, मानव जो पाचन तंत्र बड़ी आंत के संबंध में ये बातें बताई जा रही है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो देख सकते हो ऑप्शन है कि यह अपाच्य भोजन से पानी को अवशोषित करके मल बनाती है, या फिर यह जो कि एमाइलेज जैसे एंजाइमों का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट को पचाती है, और 3 बताया जाता है कि बड़ी आंत बैक्टीरिया विटामिन के जैसे बनाने में मदद करते हैं। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है मानव पाचन तंत्र में बड़ी आंत के संबंध में जो बातें कही जा रही है, और सही की बात करें हम, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम बी ऑप्शन की बात करें हम, तो अगर एक में जो बातें कही जा रही है, ठीक है, कि यह अपाच्य भोजन से पानी को शोषित करके मल बनाती है, और उसके बाद देख सकते हैं कि 3 की बात करें हम, तो यह बड़ी आंत में बैक्टीरिया
जो कि विटामिन के जैसे बनाते हैं में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से आप 1 और 3 को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 नंबर क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन एक निम्नलिखित में से कौन सा जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। तो आप इसे बताने के प्रयास करेंगे। ऑप्शन है कि CaSO4 इंटू 2H2, ठीक है, या फिर NaOH, या फिर MgOH2, ठीक है, या फिर NaHCO3। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर जिप्सम के सूत्र की बात की जा सकती है कि CaSO4 और 2H2 होता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दोस्तों जिप्सम एक प्रकार के देखा जाता है प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला खनिज है, जिससे हम लोग कैल्शियम जो कि सल्फेट हाइड्रेटेट कहा जाता है, ठीक है। और इसका रासायनिक सूत्र आप देख सकते हैं कि CaSO4 और क्या होता है कि 2H2 होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का मानव के लिए आवश्यक अमीनो एसिड की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है 9 है, 20 है, या 23 है, या फिर 15 है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मानव के लिए अगर आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या की बात करें हम, तो कितना है, 9 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर 9 देखा जाए तो मानव के लिए जो कुल कितने हैं, तो 9 जो कि आवश्यक अमीनो एसिड है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ए अमीनो अम्ल जिन्हें मानव शरीर स्वयं संश्लेषित नहीं करता है और उन्हें भोजन के माध्यम से प्राप्त करना आवश्यक होता है, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसकी जो कुछ हम बातें कर सकते हैं, जैसे कि पेनिल एलिलिन होता है, ठीक है, और बेलिन होता है, और ट्रिटोफेन होता है, और थ्रेओइन होता है, और आइसोल्यूसिन होता है, ठीक है। उसी प्रकार से मेथियोनिन होता है, फिर हिस्टिडिन होता है, ल्यूसिन होता है, और लाइसिन होता है। कुछ ऐसे 9 तत्व हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस घोल की पीएच मान क्या है जो कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ठीक है, यानी कि खून करने के काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका पीएच मान कितना होता है, देख सकते हैं कि 7 होता है, 1 होता है, 5 होता है, या फिर 8.5 होता है, ठीक है। आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है कि उस घोल का पीएच मान क्या होगा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, कितना होता है, तो 8.5 होता है। इसे आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि एक घोल जो कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है और वह क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। और लिटमस पेपर का पीएच मान देखा जाए तो लाल लिटमस पेपर तब होता है जब इसका पीएच मान 8.3 से अधिक होता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बात है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ऑप्शन एक जो कि एस्कॉर्बिक अम्ल का जो देख सकते हैं कि नींबू है, या फिर माल्टोज जो कि माल्ट यानी कि अंकुरित अनाज में पाया जाता है, या फिर लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, या फिर फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में पाया जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, तो एस्कॉर्बिक जो अम्ल होता है नींबू में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और एस्कॉर्बिक अम्ल जो है नींबू में नहीं होता, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, क्या होता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। बाकी अब बातें सब सही लिखी गई है कि माल्टेज होता है जो अंकुरित चना में, और जैसे अनाज में, या फिर लैक्टिक दही में, और फॉर्मिक अम्ल चींटी में, ये तमाम बातें सही कही, जबकि आपको ये ऑप्शन जो है ए जो यहाँ पर गलत दे रखा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों पर बनने वाली जो पट्टिकाएं जो कि प्लांक किन पदार्थों से बनी होती है, ठीक है। तो केवल भोजन के कण होते हैं, या भोजन के कण और लार होते हैं, या भोजन के कण लार और मुंह के अम्ल होते हैं, या भोजन के कण लार मुंह के अम्ल और बैक्टीरिया। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बातें हो रही है कि दांतों पर बनने वाली जो पट्टिकाएं होती हैं, इनमें किस पदार्थ की बनी होती है, तो दोस्तों यहाँ पर भोजन के भी कण होते हैं, लार भी होते हैं, मुंह के अम्ल और बैक्टीरिया, तमाम बातें किसमें जो होते हैं, ठीक है। इन सारे को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के प्रयास। दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 105 नंबर में एक अभिकथन दे रखा है, ठीक है, कि जो कि हाइपोटोनिक विलयन में पादप कोशिकाएं फटती नहीं है। उसके बाद कारण बताया जा रहा है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति जो कि संरचनात्मक सहायता प्रदान करती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है, तो आप इसे बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बातें करें, ठीक है, तो अभिकथन का तो जो देख सकते हैं कि हाइपो जो कि टॉनिक की बात है, और हाइपोटोनिक जो कि विलयन में पादप कोशिकाओं नहीं फटती है, बिल्कुल बात सही कही जा रही है।
और उसी प्रकार से कारण की बात करें तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति संरचनात्मक सहायता प्रदान करती है। तो दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की स्पष्टीकरण यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर अगर हाइपोटोनिक की बात करें हम तो घोल में रखे जाने पर पौधों की कोशिकाओं जो कि पार्सन द्वारा पानी को अंदर लेती है और फूल जाती है। ठीक है, ऐसी बातें बताई जा रही हैं। दोस्तों यहाँ पर और देख सकते हैं अगर बी में बातें करी जाए तो कोशिका भित्ति इस सूजन का प्रतिरोध करती है और कोशिका पर दबाव डालती है जिससे कोशिकाएं फटने से बच जाती है और कोशिका भित्ति द्वारा प्रदान की गई जो कि संरचनात्मक शक्ति बनाती है और हाइपोटोनिक वातावरण पौधे की कोशिकाओं को बरकरार रखती है। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन है, आप निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। ठीक है, ऑप्शन रदरफोर्ड है, हेनरी बेक्वेरेल है, ठीक है, बोहर है या फिर मैडम क्यूरी है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिकों ने रेडियोधर्मिता की खोज की है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हेनरी जो कि बेक्वेरेल है, ठीक है, जिन्होंने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 1896 की बात करें हम तो फ्रांसीसी जो भौतिक विज्ञानी हेनरी बेक्वेरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की। ठीक है, और जब वे यूरेनियम जो कि लवणों पर प्रयोग कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने देखा कि ये लवण ऐसे विकिरण उत्सर्जित करते हैं जो बिना सूर्य के प्रकाश के फोटोग्राफिक प्लेटों को प्रभावित करती है। इससे यह ज्ञात हुआ कि कुछ तत्व जो कि स्वतः विकिरण उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो ये तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रणालियों में एंजाइमों का कार्य। ठीक है, यहाँ पर एंजाइमों के कार्य के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है कि एक कोशिकाओं को संरचनात्मक सहायता प्रदान करते हैं और बी में कि एक उत्प्रेरक रूप में कार्य करते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं को तीव्र करते हैं और सी में है कि ये आनुवांशिक सूचनाओं को संग्रहित करते हैं और डी के बात करते हैं एक ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करते हैं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बातें करें हम, ठीक है, तो ऑप्शन अगर बी के देखे जाए तो ए उत्प्रेरक रूप में कार्य करते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं को तीव्र करते हैं। ठीक है, तो ये तमाम बातें को ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर देखा जाए एंजाइम एक ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि जैविक जो कि अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं, अर्थात वे अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं और बिना स्वयं उपभोग हुए। ठीक है, तो इससे आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी रेडियोधर्मिता पदार्थ की आयु जो कि 5 वर्ष है। ठीक है, तो 20 वर्ष बाद उसकी कितनी भाग शेष बचेगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम तो किसी रेडियोधर्मिता जो कि पदार्थ की अर्ध आयु की बात करें हम 5 वर्ष से, तो 20 वर्षों के बाद इसका कितना भाग शेष बचेगा। तो 1/6 भाग इसका शेष बचेगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं एक तरफ से सूची 1 है और सूची 2 है और एक तरफ से सूची 1 में जो कि जैव अणु के बारे में बताया गया है और दूसरी और इसके महत्व के बारे में बताया गया है। दोस्तों आप इसको रफली एक किसी नोट पैड में आप इसे रफ में लिखने का प्रयास करेंगे और उसके बाद आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं कि एक तरफ से जैव कण अणु में जो कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और न्यूक्लिक एसिड है। उसी प्रकार अगर महत्व की बात करें हम तो ऊर्जा का स्रोत है, एंजाइम और एंटीबॉडी है और उसके बाद देख सकते हैं कि संरचनात्मक घटक है और आनुवंशिक सूचना है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोटीन की बात करें हम तो देख सकते हैं कि प्रोटीन का जो कार्य होते हैं इसकी महत्व क्या है, एंजाइम और एंटीबॉडी के रूप में ये कार्य करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें हम तो देख सकते हैं इसका काम क्या है, ऊर्जा के स्रोत के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से अगर वसा की बात करें हम तो देख सकते हैं कि इसका काम होता है संरचनात्मक घटक, ठीक है, के रूप में कार्य करते हैं जो कि ऊर्जा के संचित रूप में ये पाए जाते हैं।
उसी प्रकार से अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करें हम तो क्या है, एक प्रकार के देखा जाए तो डीएनए और आरएनए की जो बात करें आनुवांशिक सूचना को वहन करते हैं। ठीक है, तो तमाम जो बातें हैं इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है? तो इंफ्रारेड की, एक्सरे की, या फिर दृश्य प्रकाश की, या फिर रेडियो तरंगे की। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ बातें हो रही, ठीक है, ऑप्शन अगर डी की बात करें तो रेडियो तरंगे जो कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण की जो तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगर देख सकते हैं कि रेडियो तरंगे की बात करें हम तो उसके बाद अवरक्त की होती है यानी इंफ्रारेड की होती है, उसके बाद दृश्य प्रकाश यानी कि विजुअल लाइट की होती है, उसके बाद एक्सरे की होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे अधिक की बात करें तो नंबर 1 हमारा 1 हो जाएगा, रेडियो जो कि तरंगे होती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अवरक्त जो कि तरंगे जो कि इंफ्रारेड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि दृश्य प्रकाश जो कि विजुअल जो कि लाइट है, उसके लास्ट में आपको एक्सरे को याद रखना है। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो कि मानव बाल बनाने वाला प्राथमिक प्रोटीन है? ठीक है, देख सकते हैं कि ग्लोब्यूलिन है, या फिर म्यूसिन है, या फिर केराटिन है, या फिर कैस है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, मानव बालों को जो बनाने वाली जो कि प्राथमिक प्रोटीन की बातें हो रही है, देख सकते हैं तो कौन सा है, केराटिन है। ठीक है, तो आप केराटिन के बारे में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर 112 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं कि निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। ठीक है, जैसे एक में दे सकते हैं उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है, या फिर उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है, या फिर निम्न स्तरीय तापीय चालक होती है, या फिर भंगुर ठोस जो कि अनमनीय होती है, या फिर निम्न स्तरीय विद्युत चालक होती है। तो दोस्तों इसकी किसकी विशेषता, चारों 5 जो दिए गए हैं ये किसकी विशेषता के बारे में बताया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि धातु के बारे में, या उप धातु के बारे में, या मिश्र धातु के बारे में, या फिर अधातु के बारे में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि किसके बारे में विशेषता को बताई गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जो सारी विशेषता जो अधातु के बारे में बताई गई। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कि उच्च विद्युत ऋणात्मकता हो, या उच्च आयनीकरण ऊर्जा हो, या फिर निम्न स्तरीय तापीय चालक हो, या भंगुर ठोस जो कि बताया जा रहा है, और निम्न स्तरीय विद्युत चालक, इस तमाम जो विशेषताएं हैं अधातु के बारे में बताई गई है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक तरफ सूची 1 है, सूची 2 है, और एक तरफ से आविष्कार है और उसके आविष्कारक है। ठीक है, तो आप इसके एक रफली किसी पेज में आप इसके आंसर को आप लिखने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं कि एक प्रकार से देख सकते हैं कि अगर ए में बात करें टाइपराइटर है, उसके बाद बी में गामा किरण है, और सी में रेडियो है, उसके बाद सेफ्टी लैंप है। उसी प्रकार से अगर आविष्कारक की बात करें तो सर हम्फ्री जो डेवी हैं, क्रिस्टोफर लैथम सोल्फ्स है, या फिर पॉल बिलियार्ड है, या फिर गुलिलमो मार्कोनी है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करें। तो दोस्तों देख सकते हैं अगर हम टाइपराइटर की बात करें तो टाइपराइटर की जो आविष्कार करने वाले कौन थे, तो देख सकते हैं कौन थे, क्रिस्टोफर्स जो कि लैथम सोल्फ्स थे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर गामा किरणें की बात करें हम तो कौन थे, पॉल बिलियार्ड थे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर रेडियो की बात करें हम तो आप देख सकते हैं कि गुलिलमो मार्कोनी थे। ठीक है, उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि सेफ्टी लैंप की बात करें हम तो कौन है, तो देख सकते हैं कि सर हम्फ्री डेवी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इन तमाम जो आविष्कार और आविष्कारक के नाम को आपको ध्यान में रखना है, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के रूप में वर्गीकृत करने के लिए वर्षा जल का पीएच मान कितना होना चाहिए। ठीक है, तो देख सकते हैं कि 5.6 होना चाहिए, या 6.5, या 7.0, या 5.3। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कि अम्लीय वर्षा के रूप में वर्गीकृत करने के लिए वर्षा जल का पीएच मान आप देख सकते हैं कितना चाहिए, तो 5.6 होना चाहिए। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों जल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 से कम होता है, जो कि अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं कि जब अम्लीय वर्षा नदियों में बहती है तो यह नदी के जल का पीएच मान घटा देती है, और ऐसी नदियाँ में जलीय जीवों के लिए जीवित रहना कठिन हो जाता है। ठीक है,
तो ये तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि छोटी आंत में पाचन के संबंध में कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन एक में कि पीत रस में एंजाइम होते हैं जो वसा को तोड़ती हैं, और बी में बोला जा रहा है कि पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्य रूप से बड़ी आंत में होता है, और सी में है कि छोटी आंत में उपस्थित बिली अवशोषण को बेहतर बनाने के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं, और डी में बात करें लार युक्त जो कि एमाइलेज छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का कार्य करता है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बातें करें हम ऑप्शन सी को देख सकते हैं कि छोटी आंत में जो उपस्थित बिली अवशोषण को बेहतर बनाने के लिए इस सतह को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अगर हम बात करें, हम देख सकते हैं अगर पहला ऑप्शन को देख सकते हैं कि बिल्ली जो कि आप देख सकते हैं कि छोटी जो कि एक प्रकार के देखा जाए तो आंत की भीतरी सतह पर स्थित छोटी उंगली जैसी संरचना होती है जो पोषक तत्वों के कुशल अवशोषण के लिए सतह को बढ़ाती है। दोस्तों अगर हम पीत की बात करें, हम देख सकते हैं तो पीत के जो काम होते हैं एंजाइम नहीं होते हैं और यह वसा का एमल्सीकरण नहीं करता है। उसी प्रकार दोस्तों देख सकते लार अगर एंजाइम में एमाइलेज की बात करें हम तो मुंह में कार्य करता है, छोटी आंत में नहीं होता। ठीक है, तो तमाम जो बातें को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर 116 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से वॉशिंग सोडा का जो अनुप्रयोग के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, कि आप देख सकते हैं कि इनकी कौन सा सही है वो बातें कही जा रही है। तो देख सकते हैं इसका उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है या फिर इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता के लिए किया जाता है। तो कूट के प्रयोग करके आपको सही उत्तर को बताने के प्रयास करना है। ठीक है, तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो बातें हो रही है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि अगर ऑप्शन सी की बात करें 1 और 2 दोनों, यानी कहने का मतलब होता है कि वॉशिंग जो सोडा का जो अनुप्रयोग होता है इसका उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है और इसके उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में इससे प्रयोग किया जाता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगर वॉशिंग सोडा की बात करें तो इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट जो कि डेका जो कि हाइड्रेट होता है यानी Na2CO3 और 10H2O होता है। ठीक है, जो कि एक जल संयोजित लवण यानी कि हाइड्रेट सॉल्ट होती है जिसके देख सकते हैं कि 10 जल अणु होते हैं और यह सॉल्वे विधि द्वारा निर्मित किया जाता है और इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने और बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 117 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में कलाई पर महसूस होने वाली नाड़ी हृदय गति से कैसे संबंधित होती है। ठीक है, तो नाड़ी हृदय गति से तेज धड़कती है या फिर नाड़ी की धड़कन हृदय की गति से धीमी होती है, या सी में है कि नाड़ी हृदय की गति के समान दर से धड़कती है, या नाड़ी जो कि रक्तचाप द्वारा निर्धारित दर से धड़कती है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही कि एक स्वस्थ व्यक्ति में कलाई पर महसूस होने वाली नाड़ी हृदय गति से कैसे संबंध होती है। तो आप देख सकते हैं कि नाड़ी हृदय की गति के समान दर से धड़कती है। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि नाड़ी दर जो सीधे हृदय दर के अनुरूप होती है और हृदय के समान गति से धड़कती है, और एक स्वस्थ व्यक्ति देख सकते हैं कि जो वयस्क व्यक्ति विश्राम की स्थिति में यह समानता 60 से 100 बार जो है धड़कन की प्रति मिनट होती है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं 118 नंबर क्वेश्चन के अपच के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी अपच के इलाज के लिए, ठीक है, यानी अपच के इलाज के निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है कि एंटीबायोटिक का या फिर एनाल्जेसिक का या फिर एंटासिड की या फिर एंटीसेप्टिक का। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर बात हो रही अपच के इलाज के लिए, ठीक है, तो अपच के इलाज के जो एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अगर पहला ऑप्शन एंटीबायोटिक की बात करें हम तो एक प्रकार के जो रोगाणुरोधी पदार्थ होते हैं जो विशिष्ट रूप से बैक्टीरिया के विरुद्ध सक्रिय होते हैं और होते हैं। ठीक है, अगर एनाल्जेसिक की बात करें हम ऑप्शन बी की बात करें हम तो इसके बारे में देख सकते हैं कि वे दवाएं होती है जो दर्द के प्रबंधन और उपचार के लिए उपयोग की जाती हैं। दोस्तों अगर हम एंटीसेप्टिक की बात करें हम डी ऑप्शन की तो एक रोगाणुरोधी पदार्थ या यौगिक होते हैं जो जीवित ऊतकों पर लगाया जाता है ताकि
सेसिस यानी संक्रमण या सड़न की संभावना को कम किया जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से तमाम जो बातें मैंने आपको बताया इससे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आप 119 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कौन सी विशेषता हृदय की मांसपेशियों को अन्य प्रकार की मांसपेशियों से पृथक करती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है कि इसका आकार जो कि स्पिंडल जैसा होता है, या फिर बी में है कि उनमें अनेक केंद्रक होते हैं और वे स्वैच्छिक नियंत्रण में होते हैं, और सी में है कि ए लयबद्ध रूप में संकुचित होती है और अनिच्छिक होती है, और डी में है कि यह अरेखित होती है और पाचन तंत्र में पाई जाती है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात ही हो रही है कौन सी विशेषता हृदय की मांसपेशियों को अन्य प्रकार की मांसपेशियों से पृथक करती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह लयबद्ध रूप में संकुचित होती है और यह अनिच्छिक होती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पर 120 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और इनमें कुछ सही बताना है। तो देख सकते हैं कि जब कोई धातु नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। या दो में बताया जा रहा है कि नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देख सकते हैं, ठीक है, कि जब कोई धातु नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, बातें बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से नाइट्रिक एसिड एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर दोनों बातें जो यहाँ पर सही बताई गई। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं कि नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, इसके बजाय नाइट्रिक एसिड एक मजबूत और ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और एसिड जो कि सांद्रता के आधार पर हाइड्रोजन को पानी में परिवर्तित करती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि छोड़ता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक तरफ से सूची 1 है और सूची 2 है, और एक तरफ से रोग है और उसके कारण है। ठीक है, तो रोग है तो किस कारण से हो रहे हैं तो ये आपको बताने के प्रयास करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं एक तरफ बताया जा रहा है कि मरासमस रोग है और क्वाशियोकर रोग है और तपेदिक है और हेपेटाइटिस बी है। उसी प्रकार से कारण की बात करें हम तो किस कारण से होता है तो वायरल संक्रमण है, बैक्टीरियल संक्रमण है, प्रोटीन की कमी है, या लंबे समय तक भूख रहना। ठीक है, तो आप इसका मैच करने का प्रयास करेंगे, एक रफली आप इसको मैच कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर मरासमस की बात करें हम तो इसका मतलब होता है कि ये लंबे समय तक भूख रहने के कारण से जो मरासमस रोग यहाँ पर होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। अगर क्वाशियोकर की बात करें हम तो यहाँ देख सकते हैं कि प्रोटीन की कमी के कारण से होता है। उसी प्रकार से अगर तपेदिक की बात करें हम तो जीवाणुओं के संक्रमण के कारण से होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जीवाणुओं के संक्रमण के कारण से होता है, और एक प्रकार से देख सकते हैं कि हेपेटाइटिस किससे होता है तो वायरल संक्रमण के कारण से होता है। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 122 नंबर क्वेश्चन है कि किन कथनों पर विचार करने के बारे में कहा जा रहा है और कौन सा कथन सही है, तो आप इसको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं कि एक में बताया गया है कि आंतरिक वायु की उपस्थिति में सल्फाइड आयस्कों को तीव्र ताप पर ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कैल्सिनेशन कहा जाता है। या दो में बात करें हम तो कार्बोनेट आयस्कों को सीमित वायु में तीव्र ताप पर ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को रोस्टिंग के रूप में जाना जाता है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें कही जा रही है। ठीक है, कि देख सकते हैं, ठीक है, कि ऑप्शन ए की बातें कही जा रही है कि आंतरिक वायु की उपस्थिति में सल्फाइड आयस्कों को तीव्र ताप पर ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कैल्सिलेशन कहा जाता है। बिल्कुल बातें सही हैं। ठीक है, उसी प्रकार देख सकते हैं कि कार्बोनेट आयस्कों को सीमित वायु में तीव्र ताप पर ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को रोस्टिंग माना जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तमाम देख सकते हैं कि दोनों बातें जो यहाँ पर सही कही जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है आपको बताना। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में। ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन एक है कि इनमें हीमोग्लोबिन में आयरन मौजूद होता है और इनके कारण रक्त का रंग लाल होता है, और ये रंगों की प्रतिरोध क्षमता को योगदान नहीं देते हैं, या ये रक्त में ऑक्सीजन ले जाते हैं। ठीक है, तो आपको इनमें सही का चयन करना है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम, ठीक है, तो अगर ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से सभी बातें सही कही गई। ठीक है, यानी कि इनमें जो लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना के बारे में जो बातें कही जा रही है कि इनमें हीमोग्लोबिन में आयरन मौजूद होता है और इनके कारण रक्त का रंग लाल होता है, और ये रोगों के प्रतिरोधक क्षमता में योगदान नहीं देते हैं, और यह
रक्त में ऑक्सीजन ले जाते हैं। ठीक है, तो इस सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद डिब्बों में जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों लगाया जाता है। ठीक है, देख सकते हैं जिंक टीन से महंगा होता है या टीन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है, या फिर देख सकते हैं कि टीन की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, या फिर टीन की तुलना में जिंक कम अभिक्रियाशील होता है। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर ऑप्शन सी की बात करें तो टीन की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दोस्तों और देख सकते हैं यदि खाद डिब्बों पर जिंक का उपयोग किया जाता है तो यह खाद कई पदार्थ जैसे कि टमाटर और फलों से जो मौजूद एसिड के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है और जिसमें कि संभावित रूप से हानिकारक या जहरीले यौगिक बना सकते हैं और खाद्य पदार्थ खाने के लिए असुरक्षित हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है इस पर टीन की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है, इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, कि टीन का लेप क्यों चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सिनेबार आयस्क से निकाली जाती है। देख सकते हैं कि पारा है, जस्ता है, तीन है और चांदी है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हम पारा की बात करें देख सकते हैं तो पारा धातु जो सिनेबार आयस्क से निकाली जाती है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका के तरल पदार्थों के लिए प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने गढ़ा। ठीक है, देख सकते हैं कि कोशिका के तरल पदार्थों के लिए प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने गढ़ा। ऑप्शन है स्वान ने, पुरकेंजे ने, या फिर स्लाइडे ने, या फिर बिरचो ने। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कोशिका के तरल पदार्थों के लिए प्रोटोप्लाज्मा शब्द को किसने गढ़ा था, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इसका शब्द का जो पुरकेंजे के द्वारा जो है इस शब्द को गढ़ा गया था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का मुख्य आयस्क है। ठीक है, तो मैग्नेटाइट है, बॉक्साइट है, गैलेना है, या फिर हेमेटाइट है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें एल्युमिनियम का जो मुख्य आयस्क जो है एक कौन है, तो बॉक्साइट है। ठीक है, आप बॉक्साइट के बारे में ध्यान रखेंगे और इसका सूत्र Al2O3 और H2O यानी कि एल्युमिनियम का जो प्राथमिक आयस्क है जिसमें कि हाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, जिसमें कि इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए एल्युमिनियम निकाला जाता है और अब तक उत्पादित लगभग सभी एल्युमिनियम इसी से बने होते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि हीरा तथा ग्रेफाइट के संबंध में कौन सा बात सही है, आपको बताना है। तो ऑप्शन एक देख सकते दोनों ही विद्युत से उत्कृष्ट चालक है, या हीरा का अच्छा सुचालक है जो ग्रेफाइट ऊष्मा का कुचालक है। उसके बाद सी में लिखा गया कि हीरे की संरचना की चतुर्थफलकीय होती है, ग्रेफाइट की संरचना की परतदार होती है। ठीक है, उसी प्रकार दोनों के भौतिक गुण समान होते हैं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सी की अगर बात करें हम देख सकते हैं कि हीरे की संरचना की चतुर्थफलकीय होती है और ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, परतदार होती है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों कि हीरे की, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि इसको सुमेलित युग में कौन सा है, तो आपको बताने के प्रयास करें। डेंगू जो कि एनोफ्लिज जो कि मच्छर के काटने से होता है, या मलेरिया एडिज मच्छर से, या फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर से, या चिकनगुनिया सेंटर फ्लाई मक्खी से। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, कि सही बातें कही जा रही है। तो देख सकते हैं, ठीक है, कि अगर ऑप्शन अगर सी की बात करें हम, ठीक है, तो देख सकते हैं कि फाइलेरिया जो है एक प्रकार के देखा जाए तो क्यूलेक्स मच्छर से होता है। ठीक है, इससे आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर हम डेंगू की बात करें, डेंगू जो है या फिर एनोफ्लिज मच्छर नहीं बल्कि एडिज मच्छर के काटने से होता है। उसी प्रकार से अगर मलेरिया की बात करें हम, तो यहाँ पर एडिज मच्छर नहीं बल्कि एनोफ्लिज मच्छर से होता है। ठीक है, उसी प्रकार से चिकनगुनिया की बात करें हम, तो चिकनगुनिया जो कि सेंटर फ्लाई नहीं बल्कि एडिज मच्छर से होता है। ठीक है, तो ये तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर 130 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देख सकते हैं कि श्रृंखला जो कि आप देख सकते हैं कार्बन की एक अन्य परमाणु के साथ बंध यानी कि बॉन्ड बनाकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं, या दो में बताया कि कोई अन्य तत्व श्रृंखलन का गुण प्रदर्शित नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ बातें कहें कौन सा गलत है। ठीक है, तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम तो देख सकते हैं, ठीक है, कि अगर हम 2 की बात करें हम, ठीक है, तो कोई अन्य तत्व श्रृंखला का गुण प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। इस बात को कहा जा रहा है बिल्कुल ये गलत है, ठीक है, तो बल्कि गलत है, ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखेंगे। उसी प्रकार देखा जाए तो अगर ऑप्शन ए की बात करें हम तो देख सकते हैं, ठीक है, श्रृंखलन जो कि कार्बन की अन्य कार्बन परमाणु के साथ बंध बनाकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है, बात सही है। और इस प्रकार से ऑप्शन जो 2 हैं इसे आपको ध्यान में रखें जो कि गलत है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं कि इधर अभिकथन दे रखा है, ठीक है, कि मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं करता है, और कारण लिखा गया कि शरीर के पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिकांश विटामिन आहार के माध्यम से प्राप्त किए जाने चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर को आपको बताना है, ठीक है, तो आपको इसको बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर ऑप्शंस अगर बी की बात करें, ए और बी दोनों सत्य है, लेकिन आर एक की संख्या जो व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों को संश्लेषण नहीं करता है, ठीक है, और शरीर के पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिकांश विटामिन आहार के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देख सकते हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है। देख सकते हैं कि यह कमरे के तापमान पर एक तरल पदार्थ है, इसे आमतौर पर अल्कोहल कहा जाता है, और यह सभी अल्कोहलिक पेय पदार्थों का एक सक्रिय घटक है, और यह सभी अनुपातों में जल में घुलनशील है। दोस्तों उपयुक्त विवरण किस यौगिक से संबंधित बातें कही जा रही है? देख सकते हैं ऑप्शन है कि मेथनॉल के बारे में, या ब्यूटेनॉल के बारे में, इथेनॉल के बारे में, या फिर प्रोपिनॉल के बारे में। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये तमाम जो बातें हैं यहाँ देख सकते हैं एथेनॉल के बारे में बताया जा रहा है कि यह कमरे के तापमान पर एक तरल पदार्थ है, और इसे आमतौर पर एल्कोहल कहा जाता है, और सभी एल्कोहलिक पेय जो कि पदार्थों का एक सक्रिय घटक है, ठीक है। और देख सकते हैं यह सभी अनुपातों में जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं 133 नंबर क्वेश्चन, एक निम्नलिखित में से कौन सा अपनी विशेषताओं से सुमेलित है, ठीक है। देख सकते हैं कि लाइकेन की बात करते हैं एक कवक और एक जीवाणु का संयोजक है, और काय की बात करें हम तो देख सकते हैं कि संवहनीय पौधे हैं, और शैवाल की बात करें तो अधिकतर जलीय और स्वपोषी हैं, या फंड की बात करें हम तो गैर संवहनीय और बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर ऑप्शन सी की बात करें तो शैवाल जो कि अधिकतर जलीय और स्वपोषी है, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो दोस्तों अगर एक में बात करें लाइकेन की, तो लाइकेन यह एक कवक है और एक शैवाल का जो कि सहजीवी संघ है, ठीक है। तो किसके शैवाल की, ना कि जीवाणु की है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर काय की बात करें तो काय एक गैर संवहनी होते हैं और बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं, और नम वातावरण में पाए जाते हैं। उसी प्रकार से अगर फंड की बात करें हम तो यह संवहनी है, गैर फूल वाले पौधे जो बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं और ना कि बीजों के द्वारा, ठीक है। तो तमाम बातें को ध्यान में आपको रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों 134 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं कि क्लोराइड के संबंध में कौन सा विचार करना, ठीक है। क्लोराइड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि कौन से गलत है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ऑप्शन ए की बातें कही जा रही है कि यह जो है कि एक समांगी मिश्रण है, और 2 में बताया जा रहा है कि क्लोराइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें नंगी आंखों से पृथक नहीं देखा जा सकता है। उसके बाद 3 में बोला जा रहा है कि इनके कणों का जो आकार होता है इतना बड़ा होता है कि वे प्रकाश को प्रकिरणित कर देते हैं, जिससे उनकी दिशा दिखाई देने लगती है। 4 में बोला जाता है कि इनके कणों को यदि स्थिर छोड़ दिया जाए तो वे नीचे नहीं बैठते, ठीक है। उसी प्रकार से 5 में बोला जा रहा है कि इसके कणों को निस्पंदन की प्रक्रिया द्वारा मिश्रण से अलग किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर डी की बात करें हम, ठीक है, देख सकते हैं कि 1 और 5 जो है हमारा गलत है, बाकी हमारे यहाँ पर सही है। यानी 1 की अगर बात करें हम देख सकते हैं कि यह एक समांगी मिश्रण है, बिल्कुल यहाँ पर बातें गलत है, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर 5 की बात करें तो इसके कणों को निस्पंदन की प्रक्रिया द्वारा मिश्रण से अलग किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि 2 बातें यहाँ पर गलत हैं, बाकी आप देख सकते हैं कि 2, 3 और 4 यहाँ पर सही है, ठीक है। इससे आपको ध्यान में समझना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर 135 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 135 है कि मानव फेफड़े में गैस विनिमय का प्राथमिक स्थल कौन सा है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ट्रेकियोल्स है, या ब्रोंकियोल्स है, या फिर पल्मोनरी वेन है, या फिर एल्वियोली है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, मानव फेफड़े में गैस विनिमय का जो प्राथमिक स्थल कौन सा होता है, तो एल्वियोली होता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। एल्वियोली फेफड़े में छोटी यानी कि थैली जैसी की संरचना होती है जहाँ से गैसीय विनिमय होता है। सांस के साथ ली गई हवा से ऑक्सीजन पतली एल्वियोलर जो दीवारों से होते हुए रक्त के प्रवाह जो कि फैल जाती है, और जबकि रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में फैल जाती है और सांस के साथ बाहर निकल जाती है। यह विनिमय एल्वियोली के बड़े सतह और पतली उपकला परत पर मतलब कि सुगम होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर हम बात करें ट्रेकियोलस की, ठीक है, और ऑप्शन ए की जो बात है ट्रेकियोलस जो कीटों की श्वास नली प्रणाली में महीन नलिकाएं होती है, इसे आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार से दोस्तों, अगर हम बात करें हम बी ऑप्शन के तो ब्रोकियोलस की, तो आप देख सकते हैं कि छोटी वायु मार्ग होती है जो कि एल्वियोली में हवा का संचालन करते हैं। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार से दोस्तों, अगर पलोमरी वेन की बात करें हम, तो इससे देख सकते हैं कि फुस्सीय शिरा के फेफड़े और हृदय तक ऑक्सीजन की युक्त रक्त जाती है, लेकिन गैसीय विनिमय स्वयं शामिल नहीं होती है। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित जो कि विलयनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा जो कि विलयन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ठीक है, देख सकते हैं एक ऑप्शन है कि नमक का विलयन, दूध का, और कॉर्पोरेट जो कि सल्फर का विलयन, या फिर स्टार्च का विलयन। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा विलयन जो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है कि 1 और 2, ऑप्शन 2 में है 2 और 3, ऑप्शन सी में है 2 और 4, और ऑप्शन डी में है 3 और 4। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर सी की बात करें हम 2 और 3, ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, दूध और कॉपर सल्फेट का जो विलयन है, यानी कि जो विलयन है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कुछ श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, देख सकते हैं कि मस्तिष्क, डायफ्राम और छाती के मांसपेशियों को संकेत भेजकर श्वसन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, और ऑप्शन बी में है कि रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च स्तर श्वसन दर को बढ़ा देता है, ऑप्शन सी में है कि रक्त में ऑक्सीजन के स्तर पर श्वसन दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ऑप्शन डी में कि मेंडुला ऑब्लिगेटा मस्तिष्क का वह हिस्सा होता है जो श्वसन को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर सी की बात करते हैं, रक्त में ऑक्सीजन के स्तर का श्वसन दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस बात को आप यहाँ पर गलत बातें कहेंगे श्वसन के संबंध में। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। बाकी आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए की बात करें हम, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मस्तिष्क, डायफ्राम और छाती के मांसपेशियों को संकेत भेजकर श्वसन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही है। और रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड के उच्च स्तर श्वसन दर को बढ़ा देती है, भी सही है। और ऑप्शन डी की बात करें तो मेंडुला ऑब्लिगेटा मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो श्वसन को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो तमाम बातें जो है ए, बी और डी जो है सही है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। ठीक है, ऑप्शन है कि परमाणु नाभिक का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, या फिर न्यूट्रॉन का। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर किसके परमाणु के नाभिक की खोज की थी। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि परमाणु में एक धनात्मक जो कि आवेशित केंद्र होता है जिससे नाभिक कहते हैं। ठीक है, और परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान नाभिक में रहता है। ठीक है, इससे देखेंगे। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों और वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाता है, और परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है। ठीक है, इस बात के आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन की मौजूदगी का पता लगाया। ठीक है, तो ऑप्शन है जे थॉमसन, ई गोल्डस्टीन, ई नील बोहर, या फिर जे चैडविक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन के देख सकते हैं कि परमाणु जो कि नाभिक के न्यूट्रॉन की मौजूदगी का पता किसने लगाया था। तो देख सकते हैं कि जेम्स चैडविक के द्वारा इसे लगाया गया था। ठीक है, तो जे चैडविक ने परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज की थी, और परमाणु में 3 जो कि ऊपरी परमाणु कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नकारात्मक संकेत होता है, और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
दोस्तों देख सकते हैं किसी तरल पदार्थ का तापमान बढ़ने पर उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि यह बढ़ता है, घटता है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता या फिर यह शून्य हो जाता है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात है जब किसी तरल पदार्थ का तापमान बढ़ने पर उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देख सकते हैं कि पृष्ठ तनाव क्या घट जाता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर सम्मिलित करना है कि एक तरफ सूची 1 है और सूची 2 है और एक तरफ से विटामिन का नाम दिया गया है और इसके रासायनिक नाम दिया गया है। तो इसे आप इसे रफली मैच करने के प्रयास करेंगे एक रफ पेपर पर। ठीक है, तो चलिए देख सकते हैं कि विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B6 है और विटामिन B12 है। और इधर रासायनिक नाम की बात कर देखते हैं कि कोबालाइमिन है, पायरोडॉक्सिन है और राइबोफ्लोविन है और इसके बाद थायमिन है। तो आप इसका मेंशन करेंगे। दोस्तों अगर B1 की बात करें हम तो देख सकते हैं कि इसका जो रासायनिक नाम क्या है तो थायमिन है। उसी प्रकार से अगर B2 की अगर रासायनिक नाम को देख सकते हैं तो क्या है, राइबोफ्लोविन है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर B6 की बात करें हम तो देख सकते हैं पायरोडॉक्सिन है। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। और उसी प्रकार से विटामिन B12 की बात करें तो जो क्या है तो कोबालाइमिन है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार दोस्तों अगर और भी थोड़ा जान सकते हैं कि विटामिन ए की बात करें हम तो रेटिनॉल है और विटामिन B1 तो देख रहे हैं कि थायमिन है, विटामिन B2 जो कि राइबोफ्लोविन है और विटामिन B3 की बात करें हम तो नियासिन है और विटामिन B5 की बात करें तो पेंटोनेथिक एसिड है और विटामिन 6 तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या देखा, पैरोडॉक्सिन है और विटामिन B7 जो कि बायोटिन है और विटामिन 9 की बात करें तो फॉलिक एसिड है। विटामिन B12 की बात करें हम तो कोबालाइमिन है और विटामिन C जो है एस्कॉर्बिक एसिड है और विटामिन D कैल्सीफेरॉल है और विटामिन ई की बात करें हम तो टोकोफेरॉल है और विटामिन के नेप्थोक्विन है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान और देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन एक निम्नलिखित से कौन सी उच्च सांद्रता वाली द्रव की मुख्य विशेषता है। ठीक है, तो देख सकते हैं ऑप्शन है कि यह आसानी से और तेजी से प्रवाहित होता है, इसके अणुओं में कमजोर अंतर आणविक बल होता है। ठीक है, और यह प्रवाह का विरोध करता है और इसकी संरचना गढ़ी होती है और इसका घनत्व कम होता है। ठीक है, आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर ऑप्शन अगर सी की बात करें हम तो सांद्रता के बारे में देख सकते हैं कि उच्च सांद्रता वाले द्रव की मुख्य विशेषता देख सकते हैं कि यह प्रवाह का विरोध करता है और इसकी संरचना गढ़ी होती है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, एक तरफ सूची 1 है और सूची 2 है और सूची 1 में इसकी विकार को दिए गए हैं और सूची अगर 2 में बात करें तो इसकी विशेषताएं के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इसको आप रफली इसको मैच करने का प्रयास करेंगे और इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों एक तरफ से इनोस्टेमिया की बातें हो रही है और एनोरेक्सिया की बातें हो रही है और ओबेसिटी की और डिप्रेशन की। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि विशेषताएं में दे रही है कि न्यूरोट्रांसमीटर जो कि असंतुलन से जुड़ा हुआ एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है। उसी प्रकार से 2 में बताया गया कि प्रतिबंधित भोजन का वजन कम होना और वजन बढ़ने का भय और 3 में कि नींद आने या सोते रहने में कठिनाई और डी में है 4 में है कि अत्यधिक कैलोरी का सेवन जो कि सारी गतिविधि का अभाव है। तो आप इसका आंसर लगाने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों अगर इंसोमिया की बात करें हम तो देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि नींद आने या फिर सोते रहने में कठिनाई होती है कि परिभाषित करता है। और एनोरेक्सिया की बात करें हम तो इसमें क्या होता है कि प्रतिबंधित भोजन वजन कम होना और वजन बढ़ने का भय रहता है। और ओबेसिटी की बात करें तो देख सकते हैं कि अत्यधिक कैलोरी का सेवन और सारी गतिविधियों का अभाव। और उसी प्रकार से डिप्रेशन की बात करें हम तो न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलन से जुड़ा हुआ मानसिक स्वास्थ्य का विकार है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि 44 नंबर क्वेश्चन है 114 के डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में एक ही तत्व के परमाणु के बारे में उसकी धारणाओं के संबंध में निम्नलिखित पर कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देख सकते हैं ऑप्शन 1 है कि उनके द्रव्यमान अलग अलग होते हैं और बी में है कि उनके रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं और सी में कि वे द्रव्यमान आकार और रासायनिक गुणों में समान होते हैं और डी में उन्हें छोटे कणों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ठीक है ऑप्शन सी की बात करते हुए द्रव्यमान आकार और रासायनिक गुणों में समान होते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि
टीनिएसिस एक परजीवी कृमि के आकार होने वाली बीमारी है और इस बीमारी के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, यह कि टीनिएसिस एक परजीवी कृमि के कारण होने वाली बीमारी है और इस बीमारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं दिया गया कि यह दूषित पानी में पाए जाने वाले प्रोटोजोआ के कारण होता है, यह एक टीनिया प्रजाति के कारण होता है तथा अधपके सूअर के या गाय के मांस के सेवन से होता है। 3 बताया जाता है कि यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और खांसी के कारण हो बनता है। ठीक है, और डी में यह मच्छरों के काटने से फैलता है और त्वचा पर चपके हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों टीनिएसिस परजीवी के जो बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यह जो कि टीनिया प्रजाति के कारण होता है तथा अधपके सूअर या गाय के मांस के सेवन से फैलता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं 146 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह बताता है कि स्थिर तापमान पर गैस का आयतन उसके दाब के व्यत्क्रमानुपात होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि चॉल्स का नियम है, बॉयल का नियम है, अवोगाड्रो का नियम है या फिर ग्रे लुसांग का नियम है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बॉयल का नियम इस बात को बताता है कि स्थिर तापमान पर गैस का आयतन उसके दाब के व्यत्क्रमानुपात होता है। ठीक है, इस बात के आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि अभिकथन एक है कि डीएनए की द्विरज्जुक होता है जबकि आरएनए की एकल रज्जुक होता है। ठीक है, उसी प्रकार से कारण बताया जा रहा है कि आरएनए में डीऑक्सीराइबोज सकरा और थायमिन होता है। ठीक है, तो आपको सही उत्तर बताना है। ठीक है, तो इसे आपको बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों अगर ऑप्शन सी की बात करें तो इसमें एक सही है और इसमें आर गलत है, यानी कहने के बाद डीएनए जो द्विरज्जुक होते हैं जबकि आरएनए क्या होते हैं, एकल रज्जुक होते हैं। ठीक है, यानी एक सही है लेकिन आर जो है यहाँ पर गलत बातें बताई जा रही। ठीक है, ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि देख सकते हैं कि डीएनए जो कि डबल जो कि स्टैंडर्ड होते हैं और आरएनए आमतौर पर क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। उसी प्रकार से अगर आरएनए में राइबोज शुगर और यूरेसिल होता है जबकि डीऑक्सीराइबोज जो कि थायमिन इसमें नहीं होता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं 148 नंबर क्वेश्चन के लसिका ग्रंथियों को प्राथमिक कार्य क्या है। ठीक है, देख सकते हैं कि लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन या लसिका से रोग जनकों को फिल्टर और ट्रैप करना, या सी में है कि पूरे शरीर में लसिका को पंप करना, या डी में एक आपात स्थिति के ग्लूकोज को भंडारित करना। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लसिका ग्रंथि के जो प्राथमिक कार्य जो होता है आप देख सकते हैं कि लसिका से रोग जनकों को फिल्टर और ट्रैप करना। ठीक है, इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि प्रोटीन ट्रांसलेशन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि एम आरएनए है। ठीक है, उसी प्रकार से देख सकते हैं ठीक है कि आर आरएनए है या टी आरएनए है या फिर एच एन आरएनए है। तो आप इसका बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ बात है प्रोटीन ट्रांसलेशन के दौरान आप देख सकते हैं कि यहाँ जो बातें हो रही ठीक है कि जो टी आरएनए जो है आप देख सकते हैं टी आरएनए जो कि आरएनए अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाता है। ठीक है, इस बात की आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों हम 50 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है कि मानव शरीर में एंटी जो कि ऑक्सीडेंट की प्राथमिक भूमिका क्या होती है। ऑप्शन है कि ए विटामिन की कमी को रोकने के लिए विटामिन संश्लेषण हेतु आवश्यक एंजाइमों को सक्रिय करते हैं, या बी में कि ए ऊर्जा उत्पादन सुधार करने के लिए पाचन तंत्र में कार्बोहाइड्रेट का शोषण को बढ़ाते हैं, या सी में यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को विलंबित करने के लिए जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं, और डी में है कि कोशिकीय क्षति को रोकने के लिए चयापचय के दौरान में उत्पादित फ्री रेडिकल्स को बेअसर करते हैं। ठीक है, तो आप इसके असर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही कि मानव शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की प्राथमिक भूमिका की अगर बात करें हम तो देख सकते हैं एक कोशिकाएं क्षति को रोकने के लिए चयापचय के दौरान में उत्पादित फ्री रेडिकल्स को बेअसर करते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने इसे 2 पार्ट में कराने के प्रयास किया। एक पार्ट में मैं 25 क्वेश्चन कराया और अगले पार्ट में 75 क्वेश्चन कराया। तो इस प्रकार से हमारा 150 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, और अब इसे बार बार आप इससे देखें, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। ठीक है, और इसे बार बार इसे बनाने के प्रयास करें। ठीक है, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगले जो हमारा जब टेस्ट होगा तो उस टेस्ट में अगले जो कि टेस्ट सीरीज दूसरे को हम लोग सब देखने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसको बार बार देखें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। और तो चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।